Good morning, class. So, today we are discussing the syllabus of Commerce and Accountancy for UPSC optional subject. So, let's start. So, let's see the pattern of marks in just 1 minute. So, there are 8 questions which are divided into 2 sections. So, out of that, first and fifth are compulsory, and out of remaining 3 are to be attempted, choosing at least one question from each section. So now let's see the syllabus. What is the syllabus of commerce and accountancy? सो पहले हम इन शॉर्ट में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों आगे से दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पेपर 1 के फर्स्ट पार्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, और सेकंड पार्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स। उसके बाद पेपर 2 में 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर एंड सेकंड वन इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। उसके बाद हम पेपर 1 को डिटेल में देख लेते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं पार्ट 1 में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। टोटल इसमें सिर्फ 6 होते हैं, लेकिन पार्ट 1 में 4 होते हैं और 2 पार्ट 2 में होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। So now on screen we can say that part 1 has the 4 subject and part 2 has the 2 subject. So paper 1 is total having the 6 subject. So next one is the paper 2, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो होते हैं। पार्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और पार्ट 2 में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो पेपर 2 में सिलेबस बहुत क्लियर है। पार्ट 1 में हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और पेपर 2 में हम एम्प्लॉयज के बारे में पढ़ते हैं। सो दैट इज द पेपर 1 एंड पेपर 2 इन शॉर्ट सिलेबस। सो नाउ वी डिस्कसिंग इन डिटेल। फर्स्ट वन इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो, जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे है वो देखते हैं, और जो अदर साइंसेज हैं बिहेवियर साइंस है उनका अकाउंटिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है वो देखते हैं। उसके बाद हमने सेकंड देखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन्होंने कुछ फिक्स दिए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें वही देखने हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा स्टैंडर्ड होता है और इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट, कंटीजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। सो ये सब स्टैंडर्ड्स हैं और हम ये दोनों साइड से पढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड्स भी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी। सो थर्ड वन इज द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर एंड राइट शेयर। इसका मतलब क्या है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन का, जिसमें हम बोनस शेयर और राइट इशू का भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ESOP, मतलब ESO एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, देखेंगे क्या होते हैं, किसे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं। उसके बाद हम बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब शेयर्स के बारे में कि उनको बाय बैक करना कैसे, उनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब एक कंपनी की जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, वो सब भी इसमें हम देखेंगे। उसके बाद हम कंपनीज़ का देखेंगे अमलगामेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं कि कंपनी मर्ज हो गई, अमलगामेट होगी, तो उस टाइम पे उनका फाइनेंशियल ट्रीटमेंट क्या होगा वो सब हम इसमें देखेंगे। तो ये था हमारा सिंपल द सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। सो नेक्स्ट वन इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग। सो नाउ इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग। सो सबसे पहले हम नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है उसके बारे में सिंपल जो हमारी कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे और उसके नेचर के बारे में जानेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कि एक अच्छे से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जो इंस्टॉल करें, कैसे उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करें। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इनकम मेजरमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। तो जो कॉस्ट के कंसेप्ट्स हैं वो इन सब से कैसे रिलेटेड है, इनकम मेजरमेंट से, कॉस्ट कंट्रोल से, प्रॉफिट प्लानिंग से, डिसीजन मेकिंग, मतलब एक तरह हम इन सब के बारे में, इसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ कॉस्ट
मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग, अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उसके मेथड्स भी देखेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्टिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, मतलब उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम कि वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी ज़्यादा बेटर जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जाता है। फिर हम देखेंगे वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज ए टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, मतलब जो वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट है, वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट है वो कैसे कैसे टूल है प्रॉफिट प्लानिंग है, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम इंक्रीमेंट एनालिसिस एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग एज ए टूल ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, मतलब जो प्राइसिंग डिसीजन के टूल्स हैं, इंक्रीमेंट एनालिसिस, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, ये तो हमने करनी ही करनी है, मतलब एक तरह की प्राइसिंग डिसीजन की है। अब हम प्राइसिंग डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं कि कॉस्ट के हम वैसा प्राइस डिसाइड करें कि एटलीस्ट हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। उसके बाद हम प्राइसिंग, इसलिए हम प्राइसिंग डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट सीजन में हम क्या देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट लाने हैं, कोई प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, प्रोडक्ट मिक्स लेके आना है, प्रोडक्ट लाइन लेके आनी है, तो वो सब भी हम इसमें देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें कम और प्रॉफिट हमें ज़्यादा पड़ता है, तो बिजनेस ही हम प्रॉफिट के लिए करें। उसके बाद हम देखते हैं मेक और बाय डिसीजन, मतलब प्रोडक्ट भी डिसाइड हो गया, तो अब हम देखेंगे प्रोडक्ट डिसाइड हो गया तो हम देखेंगे अब हम उसे बनाएं जहाँ फिर बनाया लेके बेचें, तो वो एक और बाय डिसीजन करेंगे। उसके बाद हम शट डाउन डिसीजन देखेंगे कि अगर हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है तो क्या हमें वो बंद कर देना चाहिए, जहाँ भी रेगुलर लिखना चाहिए कि फ्यूचर में हमें उससे प्रॉफिट होगा। तो शट डाउन डिसीजन भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर लेते हैं। उसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट को कंट्रोल करें और कैसे हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं ये कि अपने जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ा दो तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि यूनिट्स बढ़ाने के साथ साथ हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है, तो उसके लिए हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि कब तक अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें कि हमारी कॉस्ट है जो मिनिमम हो जाए पर यूनिट। इसमें इन्होंने स्पेसिफाई टूल दी है बजटिंग एज ए टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब बजट के थ्रू कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल करें और रिड्यूस करें वो देखेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस, जैसे कि हम प्लानिंग में कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर हम उसको एक्चुअल से मैच करके देखते हैं, तो उसमें जो गैप होता है उसको हम वेरिएंस कहते हैं। तो उस वेरिएंस का एनालिसिस करेंगे कि वो कम है ज़्यादा है, हमारी स्टैंडर्ड को जो कॉस्ट है वो ज़्यादा थी या एक्चुअल में जो कॉस्ट आई है वो ज़्यादा आई है, अगर ज़्यादा आई है तो क्यों आई है, कम आई है तो क्यों आई है, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हम क्या करेंगे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक किसी ना तरीके से डिवाइड करके देखेंगे कि वो कैसे, जैसे एम्प्लॉयज़ को शेयर्स पर कितना मिल रहा है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट सेल रेशियोज, वो सब देखेंगे। उसको डिफरेंट पार्ट में प्रॉफिट्स को डिवाइड करके देखेंगे कि हम हर तरह से प्रॉफिट हो रहा है या कहीं से तरीके से हम लॉस में भी जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है कि हम किसी न किसी की जो कॉस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी के अंदर ऊपर होती है, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को भी हम इसमें देखते हैं। तो ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस। सो नाउ इज़ द टैक्सेशन, मतलब टैक्स, इनकम टैक्स में हम उसकी डेफिनेशन, उसके बेसिस चार्ज पढ़ेंगे। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब हम टोटल इनकम करना सीखेंगे, किस इनकम हमें टैक्स लगेगा और कौन सा जो पार्ट है वो हमें इनकम करना ही है। उसके बाद है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ कंपटीशन ऑफ इनकम, मतलब जो सिंपल प्रॉब्लम्स है कंपटीशन की इनकम की वो सब देखेंगे। और इन्होंने स्पेसिफाई किया कि सिर्फ इंडिविजुअल की देख रही हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, हिंदू डिवाइडेड फैमिली किसी की नहीं देखनी, सिर्फ इंडिविजुअल की देखनी है। इन्होंने हेड्स भी दिए हुए हैं, जैसे सैलरी में उनकी इतनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से HP कहते हैं उसमें, उससे उनकी कितनी जो इनकम है वो है। प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड पर्पस में PGBP कहते हैं। कैपिटल गेन्स के हेड्स में उनकी कितनी इनकम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसेट्स टोटल, मतलब जो एक पर्सन की इनकम है उसमें किसी और
कौन कौन इसमें किसी और की इनकम जो ऐड होगी, अगर होगी तो किसकी होगी, वो सब हम टैक्सेशन में देखते हैं। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब किस चीज़ का लॉस है जो सेट ऑफ होगा, कितने सालों तक होगा, और कैरी फॉरवर्ड किस चीज़ का कैरी फॉरवर्ड होगा, कब तक होगा, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम डिडक्शंस देखते हैं कि हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, जिस इनकम पर हमें टैक्स लगना है, उससे पहले हम इनकम में से कौन कौन चीज़ें कम कर सकते हैं, डिडक्शंस जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद साइलेंट फीचर्स प्रोविजन रिलेटेड टू वैट एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो साइलेंट फीचर्स हैं, वैसे मुझे जो साइलेंट फीचर हैं प्रोविजन वैट के रिलेटेड या सर्विस टैक्स के रिलेटेड, वो सब देखते हैं। तो ये था हमारा सिलेबस टैक्सेशन का, जिसे हम टैक्स भी, इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग में सबसे पहले क्या है, कंपनी ऑडिट, मतलब कंपनी की ऑडिटिंग कैसे होती है, कब होती है, करवानी चाहिए, किसको नहीं करवानी चाहिए, वो सब देखेंगे। ऑडिट, और इन्होंने कुछ स्पेसिफाई भी दिए हुए हैं, जैसे ऑडिट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स रिलेटेड ऑडिट, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का केस क्या होता है, कभी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और टैक्स ऑडिटिंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इन सेकंड वन दिया है ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज़ की, इंश्योरेंस की कंपनीज़ की ऑडिटिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑडिट है वो, चैरिटेबल सोसाइटी की ऑडिटिंग, ट्रस्ट की, ऑर्गेनाइजेशन की, इन सब की ऑडिटिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यही था बस छोटा सा ऑडिटिंग का सिलेबस। सो नाउ इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस के सबसे पहले इसमें फाइनेंस के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंस के फंक्शन का नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे हम कहते हैं जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा रिटर्न होगी, उस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, की फाइनेंस को जो एनालिसिस करती हैं उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम रेशो एनालिसिस में डिफरेंट रेशोज़ के थ्रू एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और फंड फ्लो के बारे में, फंड फ्लो का आना जाना, कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में देखिए। मतलब ये टूल्स हैं हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को एनालिसिस करने के लिए, जिसके इन्होंने 3 टूल्स दिए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी थोड़ा सा पढ़ा था कैपिटल बजटिंग के बारे में, इसमें भी पढ़ेंगे। इसमें हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उनके अप्रेजल मेथड कौन से होते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड मेथड्स। कैपिटल बजटिंग डिसीजन हम जहाँ पे डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट बनी था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर हम सिर्फ कैपिटल की कॉस्ट बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मोस्टली हमारी क्या होती है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, जहाँ हम जिस कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं उसके बदले में जिससे हम दे रहे हैं कुछ, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट में हम इनसे डिटेल में पढ़ेंगे कि उस कैपिटल आखिर में होती क्या है। उसमें हम कॉस्ट कैपिटल में क्या क्या देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपम के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी टूल है डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कैप क्या है, एक टूल है जिससे हम इक्विटी कैपिटल की स्पेसिफिकली एक कैपिटल की जो है कॉस्ट के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हम थ्योरीज पढ़ेंगे, नेट इनकम अप्रोच पढ़ेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ेंगे, एमएम अप्रोच पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये सारी अप्रोच पढ़ेंगे और देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, वो भी हम देखेंगे। डिज़ाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद सबसे पहले तो हमें देख रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर होते कौन से हैं, जिसमें हम लीवरेज के बारे में पढ़ेंगे, EBIT, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स पढ़ेंगे, EPS एनालिसिस पढ़ेंगे, अर्निंग पर शेयर के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म, मतलब हम डिविडेंड कैसे देते हैं, उसके ऊपर थ्योरीज हैं उसको पढ़ेंगे। और एक फर्म की वैल्यूएशन कैसे होती है, एक फर्म की कितनी वैल्यू है वो डिसाइड करना, वो सब इसमें हम देखेंगे। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स भी दिए हुए हैं ऑथर्स के साथ, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट वन इज़ द वॉल्टर्स मॉडल, सेकंड इज़ द MM
थीसिस, गॉर्डन्स मॉडल एंड लिंटर्स मॉडल पढ़ेंगे। और डिविडेंड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, और डिविडेंड पॉलिसी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना है, कितनी वर्किंग कैपिटल एक ऑर्गेनाइजेशन की चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट कौन कौन से, जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्री होगी, रिसीवेबल्स, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग विद फोकस ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इसमें हम सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, इसका मर्जर्स का, एक्विजिशन का, कॉर्पोरेट रिकन्स्ट्रक्शनिंग में, मतलब कॉर्पोरेट की जो रिस्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, मर्जर और एक्विजिशन की किस्म। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस। एंड नाउ इज़ द फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट। सो इसमें फर्स्ट वन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, मतलब मैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा ओवरव्यू देखेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके हम देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, फाइनेंशियल बैंक हैं, वो सब देखेंगे। इसके बाद है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मनी मार्केट में क्या होता है, जैसे कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, मनी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। उसके बाद हम कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। हम जो रिफॉर्म्स हैं ये बैंकिंग स्ट्रक्चर के, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई क्या है कि रेगुलेटर काम करती है, और वो जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में मोस्टली दो टाइप की होती है, जैसे हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, वो दोनों टाइप की मार्केट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट, और जो फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। और मोस्टली जो मार्केट्स हम जो फाइनेंशियल, उनके दो जो हैं रेगुलेटर्स मेन है, जिसे हम एसबीआई एंड आरबीआई कहते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी इज द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उन्हें, कौन कौन से होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इंश्योरेंस एंड आईआरडीए के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, और आईआरडीए जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ये था हमारा पेपर 1 का सिलेबस। नाउ इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, सोशल इन्वायरमेंट के बारे में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। इन सब इन्वायरमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे हम प्राइमरी या सेकेंडरी गोल सेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक गोल होता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल गोल्स होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है तो कोई वेलफेयर के लिए होती है, तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या गोल्स होते हैं, वो किस बेस पे सेट करते हैं उनको, वो सब देखेंगे। उसके बाद आता है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो एक पूरा कंसेप्ट है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो थ्योरीज दी हैं उनके बारे में पढ़ें, जिसे हम क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड सिस्टमेटिक अप्रोच के नाम से जानते हैं, जहाँ हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज के पढ़ेंगे। मतलब जो थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो दो तरह की है, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न, उन दोनों थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरीज है उसमें मॉडर्न कंसेप्ट कौन कौन से हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, बेसिक चैलेंजेस क्या हैं उसमें, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन प्रोसेस, वो सब क्या होती है, वो सब हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में पढ़ेंगे। एंड उसमें और क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में कि ऑर्गेनाइजेशन है जो वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है,
कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। मतलब ये एक तरह की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन उनके स्ट्रक्चर हैं जो उन्होंने स्पेसिफिक किए हैं और जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों के बेस पे डिसाइड, जैसे अथॉरिटी एंड कंट्रोल। अगर अथॉरिटी या कंट्रोल किसी एक या कुछ व्यक्ति होंगे, कुछ पर्सन्स के हाथ में है तो उसे हम सेंट्रलाइज बोलते हैं। अगर अथॉरिटीज़ और पावर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बटी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स में हैं, तो उसे हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, वैसे ही हम इन सब कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल होती है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होती है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होती है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर, पावर स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स। मतलब जो पावर का पूरा कंसेप्ट है वो भी हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में पढ़ेंगे कि पावर किस किस के हाथ में होनी चाहिए, पावर कौन कौन सी होती हैं, पावर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। अभी तक हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है। अब हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन या स्ट्रक्चर है उसका जो टेक्नोलॉजी है उससे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ता है, इंफॉर्मेशन आईटी का, वो सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर है हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो भी हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस था ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो जैसे कि हम सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, उसके कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसे कि नाम से ही डिसाइड है कि इसके हम ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है उसको पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं ना, तो उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एक इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है उसको हम पर्सनैलिटी से जज करेंगे। जहाँ हमने जो परसेप्शन बनाई है हम उससे जज करेंगे। तो वो पर्सनैलिटी की थ्योरीज जो हैं, परसेप्शन है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि परसेप्शन क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है उसकी। पर्सनैलिटीज़ पे भी डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने थ्योरीज दी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मोटिवेशन में भी हम मोटिवेशन के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, और मोटिवेशन में बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, थ्योरीज दी हुई हैं मोटिवेशन में, एप्लीकेशन दी हुई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लीडरशिप की थ्योरीज, लीडरशिप की भी कुछ थ्योरीज हैं उसको पढ़ेंगे, उसके स्टाइल्स को देखेंगे, लीडरशिप के कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं, कैसे होते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्टाइल बेटर काम करता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, मीनिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, वेज ऑफ इट्स इन्हेंसमेंट। मतलब क्वालिटी ऑफ जो वर्क लाइफ है उस वो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या होती है, उसका परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, उस चीज़ को देखेंगे, और कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं, वो सब हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में देखेंगे। नेक्स्ट इन द क्वालिटी सर्कल, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको होता क्या है वो देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ बर्तन इकट्ठे पड़े हों और वो आवाज़ ना करें, तो वैसे ही एम्प्लॉयज़ के साथ अगर एम्प्लॉयज़ में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, कुछ भी ना कभी तो वो झगड़ा करेंगे, तो ज़्यादा उनमें कोई झगड़ा हो जाए, उनमें कोई कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाए, तो उनको मैनेज कैसे करना है वो भी हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इसमें हम मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिलेबस। सो नाउ इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआर। सबसे पहले हम एचआर के बारे में पढ़ेंगे, उसके मीनिंग, उसके नेचर, उसके स्कोप के बारे में। फिर हम एचआर मैनेजर के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इसके अंडर वो भी आता है। अब ये सब चीज़ों करने के लिए, इन सब चीज़ों करने के लिए एक इंसान चाहिए जिसे हम एचआर मैनेजर कहते हैं। उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज उसकी पर कैसे होती है, वो सब हम इसमें देखेंगे।
तो नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हम जॉब को एनालिसिस करते हैं, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, जिसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब क्लासिफिकेशन। तो उसके बाद हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे ना एचआरएम का सिलेबस तो हमें बिल्कुल एक प्रोसेस की तरह दिखाई देगा। जैसे कि सबसे पहले हमने एचआरएम के बारे में देखा, फिर हमने मैनेजर के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्लानिंग किसकी की, जॉब्स की। नेक्स्ट वन इज द जॉब्स एंड नाउ इज द प्रोसेस। सो सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कैंडिडेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए इनवाइट करते हैं। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास एप्लीकेंट्स आते हैं उनमें से कुछ को हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठते होंगे जॉब एनालिसिस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब हम कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेंगे तो हम ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट जो प्रोग्राम है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करवाते हैं। उसके बाद हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस भी करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ द परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड 360 डिग्री फीडबैक। इसमें क्या होता है कि हम जो एम्प्लॉयज़ ने काम किया है उनके एक्चुअल जो टारगेट्स हैं जो उन्होंने गेन किए उनको, और जो हमारे स्टैंडर्ड टारगेट है उनको, दोनों को मैच करते हैं और देखते हैं कि उनकी जॉब की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। उसके बाद जॉब एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम सैलरी कैसे देनी है, वेज कैसे देने हैं, मंथली देने हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देने हैं, टाइम के अकॉर्डिंग देने, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एम्प्लॉय वेलफेयर प्रमोशन ट्रांसफर एंड सेपरेशन। मतलब एक पूरे एचआरएम में जो हम काम हमेशा चलते रहते हैं वो यही होते हैं, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में कुछ ना कुछ करते रहो। प्रमोशंस होगी, कभी ट्रांसफर्स होगी, कभी सेपरेशन होगी, कभी हम एक जो हमारी ब्रांच होती है उसमें दूसरी ब्रांच में कई बार ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब हम एचआरएम में पढ़ेंगे कि एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज कैसे करना है, वो सब हम एचआरएम में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसे हम आईआर कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम इसका मीनिंग देखेंगे, इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसका स्कोप क्या है वो सब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो इंडस्ट्री रिलेशन मेन रोल है वो ट्रेड यूनियंस और लेजिस्लेशन का ही है। तो मतलब जो ट्रेड यूनियन है वो कैसे बनी वो देखेंगे, ट्रेड यूनियन का लेजिस्लेशन क्या है वो सब देखेंगे, और ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट है जो वो इंडिया में कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब जो ट्रेड यूनियंस है वो एग्जिस्टेंस में कैसी आई वो देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, जो ट्रेड यूनियंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो इंडिया में क्या क्या है वो सब देखेंगे। देन इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जो एलपीजी आई थी उसका जो लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट था वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे क्या पड़ा था वो देखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, और जो इंडस्ट्रियल में डिस्प्यूट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या कैसे हो सकते हैं, उनको कैसे रोका जाता है, कैसे उनकी सेटलमेंट होती है। इसलिए नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में हम देखेंगे कि स्ट्राइक्स और लॉकडाउन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके कॉज क्या होते हैं। अगर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो क्यों होते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है और इनको कैसे सेटल करना चाहिए, वो सब भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनका हमारे मैनेजमेंट में क्या पार्टिसिपेशन है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो इसमें हम कुछ फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, रैशनल के बारे में, प्रेजेंट डे स्टेटस और फ्यूचर पर्सपेक्ट्स। जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है उनका प्रेजेंट में क्या स्टेटस है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में क्या है उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द एडजस्टिकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो क्या है, कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस में कैसे है, उनकी एब्सेंटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेबर टर्नओवर क्या है इंडिया में, अगर ज़्यादा है तो वो क्यों है और उसे कैसे रोका जा सकता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरनेशनल लेबर
ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है लेबर्स के वेलफेयर के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो उसके क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या करती है, क्या क्या कर सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिलेबस, और यही फुल सिलेबस था हमारा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। I hope you will understand the full syllabus of UPSC optional paper Commerce and Accountancy. Thanks viewers for watching and subscribing us.